नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का एक और सेशन लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की जो हमारी स्टोरीज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ इंडेक्स हैं, कुछ न्यूज़ हैं, कुछ articles वगैरह हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ई अमृत पोर्टल के ऊपर में। क्या है ये पोर्टल, किस चीज़ से रिलेटेड है, किसने इसे लॉन्च किया है और क्या इसके सिग्निफिकेंस है। दूसरा हम बात करेंगे भदला सोलर पार्क। तो आप मुझे बताइए, अगर आप में से किसने सुना है कि भदला सोलर पार्क कहाँ पर है, वो जानते हैं वो आप मुझे आंसर कीजिए। वैसे थोड़ी देर में मैं आपको बता ही दूंगा कि ये है कहाँ पर। तीसरा हम बात करेंगे सीसीपीआई क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जानेंगे भारत की क्या रैंक रही, घटी या बढ़ी, क्या हुआ। फोर्थ हम बात करेंगे विश्व विज्ञान दिवस, वर्ल्ड साइंस डे, इस बार का थीम क्या था और क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या रेलेवेंस है। साथ ही साथ देखेंगे नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है भारत के लिए। फिर फिफ्थ हम पर्सन इन न्यूज़ में बात करेंगे मिस्टर मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी के बारे में बात करेंगे। इन्हें प्यार से क्या कहा जाता था दोस्तों? इन्हें प्यार से महामना कहा जाता। फिर छठे पे हम बात करेंगे कैसर ए हिंद, क्या चीज़ है ये जानेंगे। एंड देन एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस। एक्साइटेड? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास ई अमृत पोर्टल। तो देखिए क्या है कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लेकर थोड़ी सी गतिविधि तेज हो चुकी है। भारत सरकार ने एक अवेयरनेस पोर्टल, वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है ई अमृत पोर्टल। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किससे रिलेटेड है। दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। वहाँ पे लॉन्च किया गया। तो जो COP26 समिट चल रहा था ग्लासगो में, यूके के अंदर, वहाँ पर इसे लॉन्च किया गया। इसमें किसने इसे अटेंड किया? तो नीति आयोग के जो एडवाइजर है सुधेंदु ज्योति सिन्हा, और साथ ही साथ यूके हाई लेवल क्लाइमेट एक्शन के जो मतलब मेंबर हैं, चेयरमैन कह लीजिए, चैंपियन कह लीजिए, निगेल टॉपिंग, उन दोनों ने ही इसको मतलब जॉइंटली लॉन्च किया। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं अमृत का क्या मतलब। अमृत का यहाँ पे मतलब है एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रिवोल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन। तो मतलब तो एक्रोनिम्स लिखने तो से सीखे। दिस वेब पोर्टल वॉज डेवलप्ड बाय नीति आयोग। ये आपको ध्यान रखना है, इसके द्वारा डेवलप किया गया है, नीति आयोग के द्वारा, इन एसोसिएशन विद यूके गवर्नमेंट एज अ पार्ट ऑफ इंडिया यूके जॉइंट रोड मैप 2030। क्लियर है? अमृत की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, किसने लॉन्च किया, किसके एसोसिएशन में किया, कहाँ पे लॉन्च किया गया, किसने अटेंड किया, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मुख्य उद्देश्य क्या था? ताकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेके भारत में क्या बने, जानकारी बढ़े, अवेयरनेस बढ़े। इट हैज़ बीन डेवलप्ड एज वन स्टॉप साइट कंटेनिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। The web portal can be accessed using different devices like PCs, mobile phones, screen readers and tablets. थोड़ी देर में मैं आपको वेबसाइट का यानी पोर्टल दिखाई देता हूँ, थोड़ा सा बस आप इंतजार कीजिए। पर्पस क्या है? एक तो अवेयरनेस वाली पर्पस हो गई। दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि जितना भी ट्रेडिशनल जो व्हीकल्स पे हम काम करते हैं, बेसिकली जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर से, राइट, उसको स्विच करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स व्हीकल्स में आना चाहती है सरकार। जिसके लिए जितने भी कागजी कार्रवाई होते हैं ना, इंश्योरेंस के, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशंस के, फाइनेंसिंग ऑप्शंस के, सब वो स्विच करना चाहती है और एक बिल्कुल रेडीमेड ऑप्शन तैयार करके देना चाहती है। दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या है? सेटअप इलेक्ट्रिक व्हीकल और एसोसिएटेड एंटरप्राइज बाय मींस ऑफ प्रोवाइडिंग डिटेल्स ऑन की इनिशिएटिव्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो कहीं ना कहीं दोनों को मिलकर काम करना होगा, राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी। Assesses benefits of electric vehicles with design tools for determining user savings with electric vehicles as compared to petrol और डीजल व्हीकल्स। तो इस तरीके से कुछ कुछ इनके आप कह सकते हैं कि ये सारे पर्पजेज हैं जिसकी वजह से ये पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। मेनली यही है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को समहाउ इंडिया के अंदर में तेज करना है और 2030 तक में तो बिल्कुल ही मतलब पेनिट्रेट कर देना है मार्केट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज ई अमृत पोर्टल। वर्ल्ड इज नाउ इन द मिडल ऑफ अ न्यू मोबिलिटी रेवोल्यूशन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। आई वॉन्ट टू बाय एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सारे टैब्स हैं, ये सारे बटन है, राइट। ये पूरा पोर्टल है ई अमृत का, आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड है। चलिए दूसरे स्टोरी पे बात करते हैं, भदला सोलर पार्क। तो ये दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। कहाँ पर लोकेटेड है? राजस्थान में लोकेटेड है। राजस्थान जो कि एक ड्राई सैंडी रीजन है, वहाँ पर इसे लोकेट किया गया है। 1400 एकड़ में इसको फैलाया गया है। तकरीबन यहाँ पर 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ सोलर पैनल्स जो है इस पार्क में लगाए गए हैं। इसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी बताई जा रही है कि 2245 मेगावाट है। अब अभी तक ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना हुआ है। ठीक है, राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये भी आपको ध्यान रखने की थोड़ी सी
ज़रूरत है। हाल फिलहाल एनटीपीसी ने अनाउंस किया कि हम इस पार्क में 2017 में किया था बेसिकली, हाल फिलहाल तो नहीं, 2017 में ही किया था कि हम इसमें 115 मेगावाट कैपेसिटी का जो है और जो चीज़ें हैं इसमें हम कमीशन कर रहे हैं। तो इस फिलहाल से अभी तक ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना हुआ है। छोटा सा एक फैक्ट के तौर पे आप इसे याद कर सकते हैं। मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक, चलिए तीसरी स्टोरी की तरफ मूव करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी ऑफ द डे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कैन, जर्मन वॉच के साथ कैन, कैन का मतलब क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, और साथ ही साथ न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली इसमें दो लोग हैं, सबसे पहले है तीन लोग, जर्मन वॉच प्लस कैन क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, इन तीनों ने मिलकर ही इस इंडेक्स को रिलीज किया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 होता 2022 के लिए, लेकिन पूरी रिपोर्ट 2021 के हिसाब से आती है। 10 नवंबर को ही दिया गया था, रिलीज किया गया था। साथ ही साथ इसमें कुछ चीज़ें पता चली हैं कि जैसे मेजर एमिटिंग जो इकोनॉमीज है, जैसे कि आप लगा लीजिए अमेरिका हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, इन्होंने अपने नेट जीरो एमिशन जो है वो रिलीज कर दिए हैं कि कब तक ये अपना टारगेट करेंगे। भारत का नेट जीरो एमिशन का टारगेट ईयर क्या है, ये मुझे आप कमेंट थ्रेड में लिख के दीजिए। इस इंडेक्स में दोस्तों भारत ने अपनी रैंक जो है वो मेंटेन की है, दैट इज स्टिल इंडिया इज ऑन द 10th रैंक। पिछले साल भी यही रैंक थी, इस बार भी यही रैंक रही, तो मेंटेन रहा, ना घटा ना बढ़ा। इंडिया कंटिन्यू टू बी अमंग द टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज विद इन G20 एज पर रिपोर्ट, वाइल यूएस हैज बीन रैंक्ड 55। तो चलो कहीं तो अमेरिका हमसे किसी रैंक में पीछे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भारत टॉप 10 में है, अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे भारत ने की है। अब अमेरिका की रैंक 55 आई है लो रेटिंग के हिसाब से। हालांकि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब थे तब उन्होंने ये सारा क्लाइमेट एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट सबको नकार दिया था, भाई हम बाहर हो रहे हैं इन सब चीज़ों से। लेकिन फिर वापस जब जो बाइडेन पावर में आया तो उन्होंने फिर बोला कि नहीं यार हम करेंगे, हम इसमें रहेंगे। चाइना हैज़ मूव डाउन 4 प्लेसेस एज कम्पेयर टू 2020 रैंकिंग, उसकी रैंक कितनी आई है, 37 रैंक आई है। यूरोपियन यूनियन की रैंक है 22nd, 6 प्लेसेस डाउन हुआ है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। टॉप किसने किया है, डेनमार्क ने किया है, स्कोर है 76.92% का, और डेनमार्क के बाद है स्वीडन और नॉर्वे। तो ये भैया ये सब जगह चलते ही रहते हैं। अब CCPI क्या है, CCPI एक ये मॉनिटरिंग टूल है जिससे पता चलता है कि पेरिस एग्रीमेंट कितने लिहाज से क्या क्या जो मेजर इकोनॉमीज हैं, एमिटिंग इकोनॉमीज हैं, वो किस तरीके से पेरिस एग्रीमेंट का पालन कर रही है, उसको पूरा देखती है। इट हैज़ प्रोवाइडेड एनालिसिस ऑफ क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रीज सिंस 2005। 2005 से ही ये जो है लगे हुए हैं सारी चीज़ें देने में। साथ ही साथ इसमें 60 देशों और यूरोपियन यूनियन के देश उनको जो है इवेलुएट किया जाता है, विच जनरेट अबाउट 90% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। इट एनालाइजेस कंट्रीज इन 4 कंट्रीज कंप्राइजिंग ऑफ 14 इंडिकेटर्स, 14 इंडिकेटर्स हैं, जिसमें से मैं इनका ब्रेकअप आपको बता देता हूँ। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में जाते हैं 40% ऑफ द टोटल स्कोर, रिन्यूएबल एनर्जी में 20%, एनर्जी यूज में 20%, क्लाइमेट पॉलिसी में 20%। तो इस हिसाब से ये आपका टोटल क्लियर है। इंडिया की रैंक आपको ध्यान रखनी है, ना घटी है ना बढ़ी है, 10th पे है, टॉप 10 कंट्रीज में अच्छी परफॉर्मेंस भारत ने की है। बधाई हो भारत को इसकी तरफ से। आप यहाँ देख सकते हैं भारत का जो नक्शा है यहाँ पर हाई की कैटेगरी में यहाँ पे दिखाया गया है। वहीं पे अगर आप यहाँ इस महाशय को देखेंगे तो ये पूरा वेरी लो में जा रहे हैं। ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया को आप देखेंगे तो पूरा वेरी लो में जा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया है ये, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, ये थोड़ी सी रैंक वगैरह किसकी घटी किसकी बढ़ी आप देख सकते हैं। हालांकि जो ये चार्ट है 2020 का है, 2020 में भारत की रैंक जो है थोड़ी सी स्लिप हो गई थी, 2021 में मेंटेन की हुई है, उन्होंने उसी ही पायदान पे मेंटेन कर रखा है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ वर्ल्ड साइंस डे, विश्व विज्ञान दिवस। तो 10 नवंबर को हर साल विश्व यानी कि वर्ल्ड लेवल पे इसे ऑब्जर्व किया जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। समाज में विज्ञान का बहुत ही अहम रोल है। आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप वहाँ से देख पा रहे हैं, मैं आपको जो चाहूँ वो दिखा पा रहा हूँ, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक डेवलपमेंट। ठीक, तो साइंस को कभी भी नकारना नहीं चाहिए। जो भी सभ्यताएं हैं, जितना विकास हुआ है, वो विज्ञान के ही पायदान पर चढ़कर विकास हुआ है। इस बार का थीम क्या है, इस बार का जो थीम है वो है बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कंट्री कम्युनिटीज़। तो ये तो ऑब्वियस सी बात थी, कोविड के बाद ये पता था कि जैसे कोरोना वायरस का थोड़ा थोड़ा वेव जो है शांत होने लगेगा, कोरोना माता जैसे कहते हैं शांत होने लगेंगी, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं उन सब का ध्यान एक ही चीज़ की तरफ जाएगा, और वो है क्लाइमेट। ठीक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। थोड़ा बैकग्राउंड इसका जान लेते हैं। यूनेस्को हैड प्रोक्लेम्ड दिस डे इन 2001। यूनेस्को ने 2001 में इस दिन को किया था। फॉलोइंग दिस फर्स्ट वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट वाज observed across the world on 10th of November 2002
अंडर यूनेस्को। तो इसमें जो बॉडी इन्वॉल्व है वो आपको ध्यान रखना है, कौन इन्वॉल्व है, यूनेस्को, यूएन नहीं है। इस तरीके से सवाल फ्रेम करके आपको फंसाया जा सकता है। Establishment of this day was the positive outcome of 1999 World Conference on Science in Budapest। बुडापेस्ट कौन से देश में है, आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि बुडापेस्ट कौन से देश में है। दिस हैज़ जनरेटेड मैनी कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स एंड फंडिंग फॉर साइंस वर्ल्ड वाइड। भारत की तरफ से अगर बात करूँ तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये हम हर साल 28 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। ये किसको कॉमेमोरेट किया जाता है, तो इसमें जो वेंकटरमन थे, सीवी रमन आप कह सकते हैं, सर चंद्रशेखर वेंकटरमन, सीवी रमन, तो उन्होंने जो डिस्कवरी की थी रमन इफेक्ट, उसको कॉमेमोरेट करने के लिए किया जाता है। उनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। 1987 में पहली बार इसे ऑब्जर्व किया गया था भारत के अंदर में। 2021 में जो थीम रहा था वो था फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। आने वाले समय में दोस्तों सारा का सारा जो सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है वो इसी के ऊपर हो रहा है। जितने भी आप में से यंगस्टर्स हैं जो अभी हाल फिलहाल कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, उनसे मैं बस इतनी ही सलाह देना चाहूँगा कि जितना हो सके अपने स्किल्स के ऊपर आप काम कीजिए, राइट। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आने वाले 5 सालों के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं। और हमारा संविधान का जो आर्टिकल 51A है उसका जो पॉइंट H है, यानी 10वीं ड्यूटी, ठीक, उसमें बताया गया है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम विज्ञान के ही सिस्टम से हम लोग तर्क करें, सोचे समझे, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। 5th स्टोरी, मदन मोहन मालवीय जी, इनको एक प्यारा भरा सलाम हमारी तरफ से। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, जिसे पहले हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे। ही वॉज अ फेम्ड फ्रीडम फाइटर एंड एजुकेशनिस्ट, फेमसली नोन एज महामना। इन्हें प्यार से महामना भी कहा जाता है। भारतीय नेशनल कांग्रेस में इनकी अहम भूमिका थी। ये जो 24वां सेशन था 1909 में और जो 33वां सेशन था 1918 में, लाहौर और दिल्ली में जो हुआ था, 24वां लाहौर में हुआ था और 33वां दिल्ली में हुआ, उस वक्त ये प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। हालांकि 1932 और 33 में भी प्रेसिडेंट थे, लेकिन फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो ये अपनी प्रेसिडेंटशिप जो है वो बरकरार नहीं रख पाए थे। कुछ इनके कॉन्ट्रीब्यूशन से, अचीवमेंट्स है वो देख लीजिए। इन्होंने एडिटर के तौर पर काम किया है हिंदुस्तान, और उसके बाद मतलब हिंदुस्तान नाम की जो पत्रिका थी वहाँ पे एडिटर थे। साथ ही साथ हिंदी वीकली 1907 में इन्होंने लॉन्च की थी, जिसका नाम था अभ्युदया। मर्यादा हिंदी मंथली इन्होंने लॉन्च की, जिसका नाम था मर्यादा नाम था, 1910 में किया था इन्होंने। और साथ ही साथ एक इंग्लिश डेली भी इन्होंने लॉन्च किया था, द लीडर, इन 1909। 1906 में इन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की एंड ऑल्सो सर्व्ड एज द मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1916 में इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। 2015 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई पोस्ट ह्यूमसली, राइट। सो दिस इज ऑल इन अ नटशेल फ्रॉम मदन मोहन द पर्सन इन द न्यूज, राइट। इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और प्यार से इन्हें क्या कहा जाता है, महामना, राइट। चलिए आज की हमारी आखिरी स्टोरी, कैसर हिंद। तो हाल फिलहाल अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है पेमा खांडू और उनकी जो कैबिनेट है, उन्होंने बोल दिया है कि भाई 13 नवंबर 2021 को हम लोग कैसर हिंद को अपना स्टेट बटरफ्लाई जो है क्या कर रहे हैं, घोषित कर रहे हैं। कैसर हिंद जो है एक लार्ज और ब्राइटली कलर्ड बटरफ्लाई है, ये आप देख सकते हैं, प्यारी लग रही है ना, राइट। It is an elusive swallow-tail butterfly which carries India in its name। तो इनके नाम में ही हिंद, भारत है। साथ ही साथ अगर आप इनके चीज़ों को देखेंगे, मतलब इनके कलरिंग को देखेंगे, तो वहाँ भी भारत के ही रंग आपको नजर आएंगे, राइट। गवर्नमेंट हेल्ड द कैबिनेट मीटिंग आउटसाइड ईटानगर फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसमें इन्होंने ये डिसीजन लिया। इट वॉज हेल्ड इन पक्के टाइगर रिजर्व। ये भी ध्यान रखना है कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे आता है, अरुणाचल प्रदेश में आता है, ठीक है। इन्होंने इसमें डिक्लेयर किया कि कुछ साइंटिफिकली इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, दैट्स वाई दे आर गोइंग टू अपॉइंट कैसर हिंद एज अ स्टेट बटरफ्लाई ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके फैक्ट्स वगैरह उसमें ये सवाल अब बन सकता है, आ सकता है, तो इसको आप देख लीजिए, राइट। एक बार फिर से मैं क्विक रिवाइज करा देता हूँ आपको कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा ई अमृत पोर्टल, देन वी टू भादला सोलर पार्क, देन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मिंग इंडेक्स, उसके बाद फिर हमने जाना विश्व विज्ञान दिवस, फिर हमने जाना मदन मोहन मालवीय के बारे में, फिर कैसर हिंद के बारे में। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब बात आती है एमसीक्यूज की। कल के सेशन में जो हमने एमसीक्यू लिए थे उसका आंसर देने का समय आ गया है। कल मैंने आपसे सवाल ई अमृत पोर्टल से ही पूछ लिया था, जो आज क्लियर हो जाएगा। इट इज़ डेवलप्ड एंड होस्टेड बाय नीति आयोग, दिस इज कम्प्लीटली राइट। साथ ही साथ यूके भी इसमें इन्वॉल्व है। इट इज़ अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन बायोगैस। क्या बायोगैस से रिलेटेड है? आंसर इज नो। सेकंड इज रॉन्ग।
सो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन है। ये किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, बायोगैस से नहीं है। ठीक, सो करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन ए। दूसरे पे चलते हैं। S-400 ट्रम्प, इट इज अ हाईली एडवांस्ड यूएवी। नो, दिस इज नॉट अ यूएवी। ये क्या है? ये एक एंटी क्राफ्ट वेपन सिस्टम है जो 1990 में डेवलप किया गया था बाय रशियाज अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो एज एन अपग्रेड ऑफ S-300 फैमिली। तो दिस इज एन एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम, नॉट एन यूएवी। तो ये गलत हो गया। इट इज डेवलप्ड बाय रशिया, दिस इज कंप्लीटली राइट। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तीसरा सवाल, एशियाटिक लाइन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ऑल्सो, दिस इज करेक्टली राइट। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में सिर्फ जो गिर नेशनल पार्क है वही इनका एकमात्र नेचुरल अवार्ड माना जाता है एशियाटिक लायन का। डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। क्योंकि जो डबल हम्प कैमल्स हैं उन्हें हम तिब्बत में भी देखते हैं, चाइना, मंगोलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के भी इलाकों में देखा जाता है। तो ये गलत है। सेकेंड इज रॉन्ग, बी एंड डी गेट एलिमिनेटेड। वन हॉर्न राइनोसोर्सेज इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। बिकॉज इन्हें हम पाकिस्तान, नेपाल और कुछ भूटान के हिस्सों में भी हमसे देखते हैं। सो थर्ड इज ऑल्सो गेट रॉन्ग। करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए। क्लियर दोस्तों? चलिए, अब आज के 3 सवाल मैं आपके लिए रेडी कर चुका हूं। पहला सवाल देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस? 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा सही होगा? कमेंट थ्रेड में आप सभी का स्वागत है। पार्टिसिपेट कीजिए जितना हो सके, दिखाइए कि आप में कितनी क्षमता है और आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसी तरीके के सवाल आपको असली परीक्षा में दिखाई देंगे। विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला नीति आयोग से रिलेटेड है, दूसरा राष्ट्रपति से रिलेटेड है, तीसरे हाईकोर्ट के जज से रिलेटेड है और चौथे इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड है। आराम से पढ़िए वीडियो को पॉज करके और अपने आंसर्स को लॉक कीजिए। तीसरा सवाल, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया उलगुलन और ग्रेट टुमल्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? इसमें किस इवेंट में उलगुलन या जो ग्रेट टुमल्ट है जिसका मतलब होता है उसका नाम सामने आया था? जरूर बताइएगा। राइट, आने वाले सेशन में हम बात करेंगे इस सब चीज़ों पे। फिलहाल के लिए पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है दोस्तों, आइए खुद को एनरोल कीजिए। प्रीमियम करंट अफेयर्स है फॉर द इंक्विजिटिव माइंड, आइडियल्स फॉर प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, एमबीएस एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। साथ ही साथ यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी अगर आप करने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, आइए खुद को एनरोल कीजिए, पूरा लाभ उठाइए। सिविल तपस्या का पोर्टल का भी पूरा लाभ उठाइए दोस्तों। हम मिलेंगे अगले सेशन में जल्द ही। हमारे 100 सेशन शतक हमारा लगने वाला है, तो कैसे लगा आपको अभी तक ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।